नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में। आज की कहानी आपको डरने के लिए मजबूर कर देगी, पर कहानी सुनने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और हमारी आने वाली सभी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने का। चलिए सुनते हैं कहानी। ये कहानी आपको डर का एहसास जरूर कराएगी। शिवशक्ति चौल मुलुंड ईस्ट की पुरानी और सबसे जर्जर चौल्स में से एक थी। 60 साल पुरानी इमारत जिसमें दीवारें पपड़ी छोड़ रही थीं, छतें सीलन से गीली और बिजली की वायरें बाहर लटकती हुई। लोहे की सीढ़ियां हर कदम पर कराहती थीं। पानी दिन में सिर्फ 1 घंटा आता था और नालियां हर 2 हफ्ते में भर जाती थीं। इस चौल में रहने वाले लोग ज्यादा बात नहीं करते थे। न कोई बच्चा बाहर खेलता था, न महिलाएं चबूतरे पर बैठती और न ही कोई त्योहार मनाया जाता था। यहाँ की खामोशी सबसे डरावनी थी। अविनाश ठाकुर, उसकी पत्नी कविता, 9 साल का बेटा नमन और बूढ़ी माँ सुनयना देवी, ये परिवार पहले अंधेरी में किराए पर रहता था, लेकिन लॉकडाउन में नौकरी चली गई, खर्च बढ़ गए और मकान मालिक ने खाली करवाया। दलाल ने जब शिवशक्ति चौल के सस्ते किराए का जिक्र किया तो अविनाश को लगा जैसे कोई जादू हो गया। बस एक शर्त है साहब, दलाल ने कहा, रात के 3 बजे के बाद दरवाजा मत खोलिएगा। अविनाश ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे भाई, क्या भूत प्रेत की कहानी सुना रहे हो? दलाल ने सिर्फ एक नजर उसकी ओर देखी और चुपचाप चला गया। चौल में दाखिल होने के बाद पहले दिन सब सामान्य लगा। ऊपर वाले कमरे में एक बूढ़ी औरत, बगल में एक अविवाहित शराबी व्यक्ति और नीचे कुछ मजदूरों का परिवार, पर सब इतने चुप थे जैसे बोलने से मना किया गया हो। रात 2:55 बजे कविता ने बाथरूम जाने के लिए दरवाजा खोला। जैसे ही उसने बालकनी में झांका, उसे लगा कि छत से कोई देख रहा है। उसने ध्यान से देखा, वहां सिर्फ एक परछाई थी, पर कुछ अजीब था। उस आकृति के पास सिर नहीं था। कविता चीख पड़ी, लेकिन जब तक अविनाश दौड़कर आया, छत पर कुछ नहीं था। अगले दिन नमन खेलते खेलते पहली मंजिल के एक कमरे में जा पहुंचा, जहां बूढ़ी जानकी बाई रहती थीं। उनकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं, पर आवाज गूंजदार थी, तू उस घर में है जहां अब कोई जिंदा नहीं रहता बेटा। नमन घबरा गया। जानकी बाई ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और फुसफुसाकर बोली, हर साल एक जाता है, कभी मजदूर कभी किराएदार, पर कोई वापस नहीं आता। उसका सिर नहीं होता, और जब वह सीढ़ियों से उतरता है पूरी चौल थरथराती है। नमन भागता हुआ वापस चला गया। कविता ने जब यह सुना तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। अगली रात अविनाश को फिर किसी की आहट सुनाई दी, जैसे कोई सीढ़ियां उतर रहा हो, मगर घड़ी में 3:04 बजे थे। उसने हिम्मत करके चौकीदार से सीसीटीवी फुटेज मांगी। सीढ़ियों के कैमरे में रात 3:02 पर एक परछाई दिखाई दी, लंबी, दुबली, सफेद कपड़ों में, लेकिन सिर नहीं था। जैसे ही वह कैमरे के सामने आई, स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। फिर 6 सेकंड बाद चालू हुई, पर अब वहां कोई नहीं था। चौकीदार ने बताया, साहब, पिछले साल जो किराएदार आए थे वो भी ऐसे ही अचानक गायब हो गए थे। सिर्फ उनकी सैंडल मिली थी दरवाजे के बाहर। चौथी रात ऊपर की गैलरी से अचानक चीख सुनाई दी। कमरा नंबर 203 में रहने वाला प्रकाश यादव, 27 वर्षीय बेकरी कर्मचारी, अपने कमरे में मरा पाया गया। उसका सिर गायब था। कमरे में कोई जबरदस्ती का निशान नहीं था। दरवाजा अंदर से बंद था। दीवार पर खून से लिखा था, 3 बचे हैं। अगला कौन? पुलिस आई, जांच हुई, केस दर्ज हुआ, मगर कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई चश्मदीद नहीं। बस जानकी बाई की हंसी और उनका बुदबुदाना। एक और गया। अब ये चौल कुछ दिन चैन से रहेगी। अविनाश ने तय किया कि वह परिवार को कहीं और शिफ्ट करेगा।
लेकिन उसी रात जब वह सामान पैक कर रहा था, नमन दरवाजे के पास खड़ा था। उसने चुपचाप कहा, पापा, बाहर कोई है, वो मुझे बुला रहा है। अविनाश ने झपटकर दरवाजा बंद कर दिया और देखा दरवाजे के ठीक नीचे की दरार में से एक खून से सना हुआ पैर दिखाई दे रहा था। फिर सीढ़ियों से आती एक धीमी धीमी सीटी। प्रकाश यादव की सिरविहीन लाश पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दी थी, लेकिन रिपोर्ट से कुछ साबित नहीं हुआ। मौत का कारण अज्ञात दर्ज किया गया। पुलिस वाले भी हैरान थे। कमरे के अंदर कोई घुसा नहीं, कोई खून का निशान बाहर नहीं गया। फिर उसका सिर कहाँ गया? प्रकाश की मौत के बाद पूरी चौल जैसे और भी खामोश हो गई थी। सीढ़ियों से चढ़ते वक्त अब कोई जोर से कदम नहीं रखता, खिड़कियां खुली नहीं रहती, लोग एक दूसरे से नजरें चुराने लगे थे। चौल के कुछ पुराने बाशिंदों ने अपने घरों के दरवाजों पर नींबू और मिर्ची टांग दी थी। जानकी बाई अपने दरवाजे के बाहर राख छिड़कती और कुछ मंत्र बुदबुदाती थीं। नमन, जो पहले चंचल और बातूनी बच्चा था, अब एकदम चुप रहता था। वो दीवारों से बात करता, बालकनी में खड़ा रहकर देर तक एक ही जगह देखता और कभी कभी खुद से बड़बड़ाता। एक दिन कविता ने उसे टोकते हुए पूछा, किससे बात कर रहे हो बेटा? नमन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी हथेली पर किसी ने कुछ लिखा था। 3 नाम, नमन, कविता, अविनाश। उसने बस इतना कहा। उसने कहा था, अब मेरा नंबर आखिरी में है। कविता सिहर उठी। उसे लगने लगा था कि अब बात बसमजाक की नहीं रही। अविनाश, जो अब डर और जिज्ञासा के बीच फंस चुका था, फैसला करता है कि वह खुद इस चौल का इतिहास जानेगा। वो निकलता है मुंबई म्युनिसिपल रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ। वहां घंटों फाइलें पलटने के बाद उसे एक 1973 की रिपोर्ट मिलती है। इंडस्ट्रियल हाउसिंग फायर, मुलुंड ईस्ट। उस फाइल में दर्ज था कि 1973 में इसी जगह पर एक पुराने मिल वर्करों की बस्ती हुआ करती थी। एक रात अचानक आग लग गई थी। 3 कमरे जलकर राख हो गए थे। एक मजदूर नारायण नाइक अंदर फंसा रह गया था। जब आग बुझी तो उसकी लाश मिली, मगर सिर नहीं। दावा किया गया कि आग आत्मदाह थी, लेकिन कुछ मजदूरों का कहना था कि नारायण कुछ तांत्रिक साधना कर रहा था। एक आखिरी टिप्पणी फाइल में थी, There were rumors that his spirit never left the building. अविनाश उसी शाम वापस चौल आता है और जानकी बाई के दरवाजे पर दस्तक देता है। जानकी बाई ने पहले मना किया, लेकिन जब अविनाश ने नारायण नाइक का नाम लिया, उनका चेहरा फक पड़ गया। तू जानना चाहता है? तो सुन। मैं तब जवान थी, 20 साल की। नारायण 4थी मंजिल पर रहता था। एक दिन अचानक उसकी बीवी और बेटी गायब हो गईं। फिर वो रोज रात तांत्रिकों को बुलाने लगा। एक रात उसकी झोपड़ी से चीख आई और आग लग गई। पर वो मरा नहीं बेटा। उसके जिस्म ने अग्नि छोड़ दी, मगर आत्मा यहीं चिपकी रह गई। बिना सिर के एक रूह। हर साल उसकी भूख जागती है। एक नया शरीर चाहिए। वो आता है 3 बजे और लेने के बाद वापस छिप जाता है दीवारों के अंदर। रात 2:50 बजे कविता किचन में पानी पीने जाती है। तभी उसे किचन की दीवार से किसी के खुरचने की आवाज आती है। धीरे धीरे खुरचने की आवाज बढ़ती है और दीवार पर एक खून से सना हाथ बाहर आता है, बिना शरीर के। वो चीखती है और अविनाश दौड़कर आता है। हाथ वापस दीवार में चला जाता है। अगले दिन वे दीवार को हथौड़े से तोड़ते हैं और अंदर उन्हें एक पुराना दरवाजा मिलता है। दीवार के अंदर एक गुप्त कमरा। अंदर बहुत सी राख थी, कुछ जली हुई लकड़ियां, अधजले कंकाल और एक छोटी सी डायरी। डायरी में लिखा था, मुझे भगवान नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मेरी बेटी को लौटा सके। मैंने उसका बलिदान दिया। अब हर साल एक शरीर चाहिए ताकि मैं फिर जन्म ले सकूं। अविनाश कांप गया। ये चौल नारायण के पुनर्जन्म की प्रयोगशाला है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। अविनाश और कविता ने फैसला किया कि सुबह होते ही वे चौल छोड़ देंगे।
लेकिन उसी रात नमन फिर दरवाजे पर खड़ा था। उसने धीमे स्वर में कहा, वो आ गया है। और फिर दरवाजे पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। सीढ़ियों से फिर वही सीटी की धीमी धुन गूंज रही थी। कमरे के कोने में पड़ा पंखा अपने आप घूम रहा था और किचन का बल्ब झपकने लगा। और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। रात के 3:03 बज चुके थे। दरवाजा अपने आप खुला था। बाहर गैलरी में सिर्फ एक चीज दिख रही थी, एक लंबा सफेद कपड़े में लिपटा शरीर जो हवा में तैर रहा था बिना सिर के। वो धीरे धीरे हवा में फिसलता हुआ चला आ रहा था। अविनाश ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से कुंडी लगा दी, मगर कमरे की खिड़की का पर्दा अपने आप फड़फड़ाने लगा। एक सड़ी हुई बदबू से पूरा कमरा भर गया। नमन अब भी खिड़की के पास खड़ा था, जैसे किसी से संवाद कर रहा हो। कविता ने उसे खींचा तो उसने चिल्लाकर कहा, माँ, उसे मैं पसंद हूँ, उसने मुझे चुना है। अगली सुबह नमन को तेज बुखार था। उसका शरीर गर्म, होंठ सूखे और आंखें लाल। डॉक्टर ने कहा वायरस इन्फेक्शन, पर दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो लगातार एक ही बात दोहरा रहा था। उसने कहा, मैं फिर से जन्म लूंगा तुम्हारे शरीर में। अब कविता टूटने लगी थी। एक माँ के लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर था। अविनाश ने जानकी बाई से आखिरी बार मिलने का निर्णय लिया। जानकी बाई अब बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थीं। उनके कमरे में धूप नहीं आती थी, पर एक दीपक हमेशा जलता रहता था। अविनाश ने पूछा, क्या नमन को बचाया जा सकता है? जानकी बाई बोली, हर साल एक शरीर, हर जन्म एक माध्यम से। अगर आत्मा को नया शरीर मिल जाए तो वो पुराने गुनाह भूल जाता है। लेकिन अगर कोई शरीर ना कह दे, तब नारायण की आत्मा चिल्लाती है और पूरी चौल जल उठती है। अविनाश पूछता है, तो क्या करना होगा? जानकी बाई धीरे धीरे उठती हैं और एक पुरानी लाल किताब उसे देती हैं। किताब तांत्रिक रीतियों से भरी थी। एक विशेष अध्याय पर निशान था, सिरविहीन आत्मा की अग्नि पूजा, बलिदान या बंधन। अविनाश उस किताब में दिए गए विधि अनुसार तैयारी करने लगता है। गोधूली वेला में चौल के बीच वाले पुराने कुएं पर जाना होगा। चारों कोनों पर दीपक जलाना होगा और बीच में एक नाकारा शरीर की प्रतीकात्मक बलि देनी होगी, मतलब ऐसा पुतला जो आत्मा को भ्रमित करे। कविता बहुत डरी हुई थी, लेकिन अविनाश ने कहा, अगर हमने आज ये नहीं किया तो नमन हमारे पास नहीं रहेगा। उन्होंने पुराने कपड़ों से एक पुतला बनाया और नमन के बालों की एक लट उसमें बांधी ताकि आत्मा उसे नमन समझे। चौल के सारे बाशिंदों को दरवाजे बंद रखने को कहा गया। अविनाश, कविता और जानकी बाई तीनों कुएं के पास पहुंचे। चारों कोनों पर दीपक जला दिए गए। कविता ने मंत्र पढ़े, हे अग्नि रक्षक बनो, हे आत्मा मोह त्यागो, हे चक्रव्यूह पूर्ण हो, हे नारायण तेरा पुनर्जन्म अस्वीकार है। और तभी हवा एकदम थम गई। पूरा आसमान काला पड़ गया। कुएं के अंदर से एक चीख सुनाई दी, गहरी, गूंजती हुई। अविनाश ने पुतला कुएं में फेंका और उसी पल सिरविहीन आत्मा कुएं से बाहर निकली। पर कुछ गलत हो गया था। नारायण की आत्मा ने पुतले को पहचान लिया था और चिल्लाने लगी, तुम मुझे धोखा दे सकते हो, मैं तुम्हारे बेटे के जरिए ही लौटूंगा। चारों दीपक बुझ गए। जानकी बाई हवा में उछलकर कुएं में समा गईं, उनकी बलि हो चुकी थी। कविता चिल्लाई। अविनाश ने नमन को गोद में उठाया और कमरे की ओर भागा। सीढ़ियां अब पिघल रही थीं, जैसे नरक का द्वार खुल रहा हो। दीवारें थरथरा रही थीं। हर दरवाजे के पीछे लोग छुपे रो रहे थे। चौल की छत से एक बिना सिर का शरीर सीधा उनके पीछे उड़ता आ रहा था। अविनाश ने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद किया। वो किताब उठाई और आखिरी मंत्र पढ़ने लगा। कविता ने नमन के माथे पर चंदन लगाया और उससे कहा, बेटा आंखें बंद करो, भगवान की कल्पना करो। अविनाश ने दीवार पर हल्दी और रोली से एक त्रिशूल बनाया। आत्मा दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। दरवाजा झूल रहा था और तभी
कविता ने किताब की आखिरी पंक्ति पढ़ी। शरीर अस्वीकार करे तो आत्मा रुक जाती है। जब बच्चा कहे मैं तेरा नहीं हूं, तब आत्मा मुक्त होती है। अविनाश ने नमन से कहा, बेटा जोर से बोलो मैं तेरा नहीं हूं। नमन चिल्लाया, मैं तेरा नहीं हूं। और अगले ही पल दरवाजा खुला, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। हवा शांत, बदबू गायब, दीवारें ठंडी। नारायण की आत्मा गायब हो गई थी। सूरज की पहली किरण जब खिड़की से आई तो शिवशक्ति चौल वैसी ही थी, जर्जर, खामोश, लेकिन अब कोई सीटी नहीं बज रही थी। नमन अब ठीक था। वो मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में मासूमियत लौट आई थी। अविनाश ने सामान पैक किया। कविता ने जानकी बाई की राख एक लोटे में भर ली। जाते जाते उन्होंने एक आखिरी बार चौल को देखा। वो चुप थी, मगर क्या वाकई शांत हो चुकी थी? अविनाश, कविता और नमन अब अपना सामान समेट चुके थे। उन्होंने बिल्डिंग छोड़ने की सूचना चौल सोसाइटी को दे दी थी। कुछ लोग राहत की सांस ले रहे थे, कुछ जलन में बात बना रहे थे कि इन लोगों की वजह से सब हुआ। लेकिन एक बात तय थी, अब चौल वैसी नहीं रही थी। नमन अब शांत था, पर कभी कभी अचानक चौंक जाता था। जब कोई खटाखट दरवाजा खटखटाता वो कांप उठता। स्कूल लौटने का उसका मन नहीं था। चौल में हुई मौतें, चीखें और दीवार में मिले अवशेष, ये सब अब पुलिस फाइलों में दर्ज हो चुका था, परंतु कुछ भी साबित नहीं हुआ। प्रकाश यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण अनएक्सप्लेन्ड स्कल डिटैचमेंट लिखा गया था। जानकी बाई को घटनास्थल पर मृत बताया गया, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि वो कैसे मरी। और नमन के मानसिक स्वास्थ्य पर डॉक्टरों ने लिखा, पोस्ट ट्रॉमेटिक हैल्यूसिनेशन सिम्टम्स, थेरेपी एडवाइज्ड। हर चीज को साइकोलॉजिकल केस मानकर फाइल बंद कर दी गई। 2 हफ्ते बाद उसी कमरे में एक नया परिवार शिफ्ट हुआ, अनिरुद्ध और उनकी पत्नी रुचा। दोनों आईटी प्रोफेशन में थे। उन्हें बहुत सस्ती कीमत में वो कमरा मिल गया जहां प्रकाश मरा था। अनिरुद्ध को थोड़ी हैरानी हुई कि इतनी बड़ी जगह इतनी कम किराए में क्यों मिली। पड़ोसी ने बस इतना कहा, बस थोड़ा पुराना है, दीवारें सीलन वाली हैं। किसी ने असली बात नहीं बताई। शिफ्टिंग के तीसरे दिन रुचा ने नोटिस किया कि बेडरूम की एक दीवार हल्की सी अंदर धंसी हुई थी, जैसे उसमें कभी कुछ भरा गया हो। रात को उसे नींद में ऐसा लगा कि बिस्तर के नीचे कोई बैठा है, मगर जब उसने देखा वहां कुछ नहीं था। किचन की लाइट एक रात अपने आप जलने लगी। मोबाइल कैमरा उठाकर जब अनिरुद्ध ने देखा तो वीडियो में बस इतना रिकॉर्ड हुआ, एक छाया सिर के बिना जो दीवार की ओर इशारा कर रही थी। अविनाश और कविता अब विरार में रह रहे थे। एक दिन कविता ने टीवी पर खबर देखी, मुलुंड की एक चौल में फिर एक रहस्यमयी घटना। अनिरुद्ध अस्पताल में भर्ती था। वो बेहोश मिला था। उसके शरीर पर नाखूनों के खरोंच थे, लेकिन कमरे में कोई मौजूद नहीं था। रुचा ने बताया कि दीवार से किसी के सांस लेने की आवाज आती थी। ये सब सुनकर कविता बस इतना बोली, वो गया नहीं था, वो बस रुका था, किसी और के जरिए वापस आने के लिए। नमन अब स्कूल जाता था, लेकिन कभी कभी चुपचाप दीवार की तरफ देखने लगता था। उसकी कॉपी के एक पन्ने पर एक दिन कविता ने देखा, उसने बिना सिर के एक आदमी की तस्वीर बनाई थी। जब पूछा गया तो नमन बोला, वो कहता है कि अब भी देख रहा है। हर भूतिया कहानी का अंत डरावना नहीं होता, कुछ बस अधूरा रह जाता है। शिवशक्ति चौल को गिराने की कोई योजना नहीं थी। लोग अभी भी वहां रहते हैं, किराया कम है, जगह किफायती है। बस कुछ लोग जल्दी जल्दी कमरे बदलते हैं और कुछ दीवारों से बात करते हैं। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें।